किसकी जीत होगी, किसकी हार, किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। चूंकि सातों फेजों के चुनाव में हमने देखा कि सब पार्टीज ने अपने अपने जीत के दावे तो किए, सीटों का आकलन भी लगातार प्रवक्ताओं की तरफ से किया जा रहा है अपनी अपनी पार्टी को लेकर। लेकिन इन 7 फेज की वोटिंग आखिर कैसी रही, एक एक चरण का क्या एनालिसिस है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस राज्य में कितनी सीटों पर कहां-कहां कांटे की टक्कर इन सातों चरणों में नजर आई है। इन सातों चरणों का निचोड़ आखिर क्या कुछ कहता है, ये तमाम सारे सवाल लगातार जनता और आपके जहन में हैं और आज हम इन्हीं पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे, चौथे, छठवें या फिर 7वें चरण में वोटिंग का जो पैटर्न है वो किस तरीके से रहा। पिछली बार के मुकाबले 2019 के मुकाबले 2024 की अगर हम बात करें तो वोटिंग का परसेंटेज क्या कुछ कहता है, वोटिंग अगर कम हुई है तो उसका एनालिसिस क्या कुछ कहता है, कहां पर कांटे की टक्कर है, किन किन केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जो कि चुनावी मैदान में उतरे और वो अपनी सीट बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या फिर कहां पर और कांटे की टक्कर नजर आ रही है। आपने सातों चरणों में देखा होगा कि लगातार एक एक सीट को लेकर हमने आपको बताया कि आखिर कहां पर कितनी वोटिंग हुई, कितने परसेंटेज मतदान हुआ और कहां पर किसने रैलियां की, कहां पर रोड शो किए और कहां पर रैलियों को संबोधित करते हुए तमाम सारे वादे और दावे किए हैं। एक नजर सबसे पहले ग्राफिक्स पर हम डालते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे एक एक सीट का हाल और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं, ये हम आज जानेंगे। तो देखिए 2004 से लेकर 2024 तक हम देखें इस लोकसभा चुनाव का डेटा अगर आपको हम दिखाएं तो कहां पर कितने फीसदी मतदान हुआ ये आप समझिए। हरियाणा की सबसे पहले हम बात करें तो देखिए हरियाणा में इस बार कितने फीसदी वोटिंग हुई है, कहां पर वोटिंग कितने फीसदी हुई, कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में रहे, ये सब हम आज ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे और एक एक सीट का एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वोटिंग के परसेंटेज को लेकर नतीजे क्या कुछ हो सकते हैं, अलग अलग सीटों का आकलन क्या कुछ आखिर कह रहा है, एक एक सीट का हाल आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो किसकी अब की बार सरकार बनेगी, नतीजों में कौन बाजी मारेगा, इन 7 चरण का विश्लेषण आखिर क्या कुछ है, कम मतदान से किसको फायदा किसको नुकसान होने जा रहा है। नतीजों से पहले ये एक बड़ा एग्जिट पोल लगातार आज हम आपके सामने रखेंगे और उससे पहले एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे हरियाणा को लेकर, हरियाणा की 10 सीटों को लेकर चूंकि लगातार दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे थे और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि पहले जैसा 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की वैसे ही एक बार फिर से बीजेपी अपना प्रदर्शन करने जा रही है। उधर कांग्रेस पार्टी भी इन 10 सीटों को लेकर लगातार दावे कर रही है। हम मध्य प्रदेश की 29 सीटों की भी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की भी बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की भी बात करेंगे, उधर राजस्थान की 25 सीटों की भी बात होगी। हरियाणा में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ये आज हम सबसे पहले समझते हैं और ये जानते हैं कि आंकड़ा आखिर क्या कुछ कह रहा है, वोटिंग के परसेंटेज का भी, एक एक सीट का भी और इसके साथ ही 2019 2024 के जो वोटिंग का परसेंटेज है या फिर जो आकलन एक एक सीट को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर हो रहा है वो आखिर क्या कुछ कहता है। तो देखिए अंबाला की बात करें, सिरसा की बात करें या महेंद्रगढ़ भिवानी की हम बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, फरीदाबाद की बात करें तो एक एक सीट का आंकड़ा, वोटिंग का जो परसेंटेज है वो सबसे पहले आप समझिए। देखिए 2024 के चुनाव की हम बात करें तो वोटिंग का परसेंटेज जो है वो 64.01% रहा है। हरियाणा का ये हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 2019 की बात करें तो 70.34% वोटिंग हुई, यानी कि इस बार मतदान कम देखने को मिला। 2014 की बात करें तो 2019 से ज्यादा मतदान था, 71.45% वोटिंग हुई। 2009 में कम वोटिंग दर्ज हुई थी, 67.49% वोटिंग हुई थी। और देखिए एक एक सीट जो हरियाणा की है वो हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा की सीटों पर ही हम नजर डालेंगे और हमारे साथ इस वक्त मेरे साथी और मेरे सहयोगी मौजूद हैं जो कि एक एक सीट को लेकर लगातार जानकारी आप तक पहुंचाते रहे, एक एक चरण में आपको ये बताते रहे कि आखिर कहां पर कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है और हमने एक्सपर्ट से भी बातचीत की है, राजनीतिक प्रवक्ताओं से भी बातचीत की है। तो मेरे साथ हमारे सहयोगी कांची बंसल मौजूद हैं, मनीषा शर्मा हैं, सीमा चौधरी हैं और सोनल दहिया हमारे साथ मौजूद हैं। सोनल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप देखिए हरियाणा की राजनीति को बड़ी सटीकता से समझती भी हैं, गहराई से जानती भी हैं और बड़ी डीप नॉलेज आप हरियाणा की राजनीति को लेकर रखती हैं। तो मैं चाहूंगा कि हरियाणा से हम शुरुआत करते हैं। सोनल, ओवर टू यू।
बिल्कुल पराग, देखिए हरियाणा का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले सीटों का बंटवारा बीजेपी की तरफ से किया गया, टिकटों का बंटवारा किया गया। एक तरीके से एक जो प्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है वो बीजेपी के भीतर हरियाणा में दिखाई दी कि किस कैंडिडेट को कहाँ से जो है मौका मिल सकता है, और ये सिचुएशन सबसे पहले बीजेपी की तरफ से क्लियर की गई। तो ये जब आप प्राइमा फेसी इस चीज़ को देखते हैं कि कोई भी पार्टी जब अपने कैंडिडेट्स को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आती है तो उसमें बीजेपी पहले नंबर पर दिखी। पन्ना प्रमुखों तक बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूती दी, और कहीं ना कहीं एक वेव जो है, क्लीन स्वीप जो कि पिछली दफा दिखा है पराग, हमने पिछली इलेक्शन में देखा है, क्लीन स्वीप की जो सिचुएशन थी वो इस बार भी पहली दफा दिखाई दी। लेकिन जैसे ही देखिए, दिलचस्प मुकाबला कब होता है जब कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करती है। क्षत्रप पार्टी की हम बात कर लें, जननायक जनता पार्टी की बात कर लें, इनेलो की बात कर लें, तो इस बार के इलेक्शन में, इस बार के लोकसभा इलेक्शन में कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि गठबंधन से अलग होने के बाद जननायक जनता पार्टी का मैं मानती हूं कि कुछ बहुत ज्यादा वजूद इस चुनाव में तो नहीं दिखाई दे रहा है। और इनेलो पहले ही एक विधायक के साथ है, तो उस पर भी हम कह नहीं सकते कि कोई बहुत ज्यादा बदलाव, एक ड्रास्टिक चेंज की उम्मीद हम इनेलो से करें। तो सीधा जो मुकाबला है वो दो पार्टीज के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस की तरफ से अपनी सीट्स का ऐलान जब किया गया, अपने कैंडिडेट्स का ऐलान जब किया गया, तो एक बड़ा ही स्मार्ट डिसीजन मैं कहूंगी एज एन एंकर, अगर अलग अलग सीटों पर देखें तो एक बहुत सोची समझी एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस पार्टी ने अपने टिकटों का बंटवारा किया। देर आयत दुरुस्त आयत, और उसका जो एक इम्पैक्ट है, उसका जो एक प्रभाव है पराग, वो सीधे तौर पर डिसीजंस में देखने को मिलेगा, क्योंकि मुकाबला अब कई सीटों पर बेहद दिलचस्प है। आपने देखा होगा कि रोहतक सीट की बात कर लें हम, दीपेंद्र हुड्डा वहां से पिछली दफा 7,000 कुछ वोटों से जो है हारे थे, लेकिन इस बार दीपेंद्र हुड्डा वहां पर बढ़त बनाते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। प्रचार प्रसार का दौर बड़े जोर शोर से हुआ, प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी, उनके लिए प्रचार किया, और रोहतक की जो सीट है वो अब की बार लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी आश्वस्त है उसको लेकर। और प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से जो की गई, उसमें बीजेपी ने रोहतक और सिरसा, आपको याद होगा पराग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर रोहतक और सिरसा पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं दिया गया था उनकी तरफ से कि हाँ, ये दोनों की दोनों सीटें जो है वो अब की बार कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती हैं। और रोहतक और सिरसा से कुमारी सैलजा जो है वो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा पूरी तरह से कॉन्फिडेंस मोड में नजर आ रहे हैं कि ये सीट जो है वो उनके पाले में जा सकती है। उसके बाद आप बात करें, देखिए पराग, सोनीपत की, सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हीं के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी उनकी तरफ से की गई थी जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हीं के नेताओं ने, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने दूसरी पार्टी का साथ दिया है, और उनके पास इस चीज़ को लेकर तमाम सबूत हैं जो वो चुनाव के बाद जो है, इलेक्शन के बाद उन चीज़ों को सामने लेकर आएंगे। तो सोनीपत की सीट पर सतपाल ब्रह्मचारी को मौका कांग्रेस की तरफ से दिया गया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है इस सीट पर एक कॉन्फिडेंस मोड पर दिख रही है कि सोनीपत की जो सीट है वो इस बार कांग्रेस पार्टी अपने पाले कर लेगी। क्योंकि पिछली दफ़ा आपने देखा होगा पराग की, दीपेंद्र हुड्डा की बात कर लें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लें, दोनों ही हार गए थे। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये बात कही गई थी कि अगर हम में से कोई एक चुनाव लड़ता तो कहीं ना कहीं जीत हम हासिल करते। और ये एक डिसीजन जो है इस बार देखने को मिला भी कि एक जो है दीपेंद्र हुड्डा की तरफ पूरा जोर जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगाते हुए दिखाई दिए। और बाकी सीटों पर भी अगर हम देखें, करनाल की सीट हॉट सीट है पराग, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस पर जो है दांव खेल चुके हैं। अभी मौजूदा जो कैंडिडेट हैं करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, और उनके अगेंस्ट में दिव्यांशु बुद्धि राजा जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो यूथ हैं। पहली बार एक यूथ को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। महज 31 साल के हैं और वो कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। तो अभी क्या वो उस सीट पर, क्योंकि उस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री का दबदबा है, क्योंकि अपने एरिया की जब सीट होती है तो उसका देखिए पूरा प्रभाव पराग नजर आता है, दिखाई देता है, वहाँ के वोट बैंक में तब्दील होता है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई देगी भी। और चाहे हम मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात कर लें, लगातार वो करनाल पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर सबसे ज़्यादा मार्जिन से कहीं जीत होगी तो वो करनाल की सीट पर होगी। तो अब ये देखना होगा कि करनाल की सीट पर वो मार्जिन कितना कम ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो ये बात कह रहे हैं कि पिछली दफ़ा जो मार्जिन रहा है वो बेहद कम
इस बार के इलेक्शन में दिखेगा, क्योंकि सिचुएशन जो है वो पूरे तरीके से पराग इस बार तब्दील हो चुकी है और मुकाबला रोमांचक है, दिलचस्प है, इसमें कोई शक नहीं है। गुरुग्राम आप चलिए, गुरुग्राम में देखिए राव इंद्रजीत 5 बार के सांसद रहे हैं और अपने आप में राव इंद्रजीत का एक दबदबा हम कह सकते हैं राजनीति में रहा है। और इस बार गुरुग्राम की सीट पर एक एंटी इनकम्बेंसी की सिचुएशन है पराग, क्योंकि वहां पर लोगों में एक नाराजगी है, क्योंकि एक पद पर जब एक ही समाज से प्रतिनिधित्व लंबे समय तक रहता है तो एंटी इनकम्बेंसी की सिचुएशन बनती है। लोगों के अंदर एक रोष है, गुस्सा होता है, और वो वहां पर दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि उन्हीं के अपने जो विधायक हैं, अपने जो लोग हैं, वो उनके प्रचार प्रसार में कहीं पराग दिखाई नहीं दिए। चाहे हम राव नरबीर की बात कर लें, हम संतोष यादव की बात कर लें, वो लोग वहां पर उनके साथ दिखाई नहीं दिए। राज बब्बर पर भरोसा जताया गया है, हुड्डा खेमे से आते हैं, सबसे लास्ट में इस सीट पर कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक सोची समझी रणनीति जो है, सोची समझी साजिश जो है, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस सीट के पीछे है। वो चाहते हैं कि एक बड़ा वोट बैंक जो है, एक होता है कि आप एक खाई को पाटने की कोशिश यहाँ पर इस सीट पर करती हुई दिखाई दे रही है। पंजाबी समुदाय से राज बब्बर आते हैं, तो क्या वो वहाँ पर उतना वर्चस्व अपना दबदबा कायम कर पाते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल गुरुग्राम की सीट भी रोमांचक है, क्योंकि वहाँ पर भी इस बार एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि जो एक मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा कम जो है, एक बड़े चेंज की उम्मीद हम वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। फरीदाबाद की आप बात कर लो, फरीदाबाद में जाट वोटर्स की एक नाराज़गी है, और उसका जो खामियाजा है वो क्या बीजेपी भुगतेगी या फिर कांग्रेस जो है वो उसको किस तरीके से लेगी। क्योंकि फरीदाबाद में हमने देखा कि कृष्णपाल गुर्जर जो हैं वो एक बहुत ही सीनियर नेता हैं, और उनके लिए भी लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिशें की गई। बीजेपी ने अपना एक पूरा का पूरा जो है, हम कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा जोर जितना दूसरे इलाकों में लगाया उससे हालांकि कम लगा फरीदाबाद में, बट स्टिल एक सिचुएशन जो है वो हम कह सकते हैं कि एक प्रदर्शन दोहराने की ज़रूर एक कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से इस सीट पर होगी। पर सोनल, आपने मैं कहूँगा कि बड़ी बारीकी के साथ एक एक सीट का विश्लेषण जो किया है ना, वाकई में ये जो सीटें या जो प्रत्याशी हैं, सभी पार्टीज अपने अपने तरीके से अपने प्रत्याशियों को उतारती हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भविष्य के गर्त में होता है और 4 तारीख को ये पता लगेगा। लेकिन ये जो एक एक सीट का विश्लेषण सोनल ने किया, ये ग्राउंड रियलिटी है। ये बताने की कोशिश सोनल ने की है कि दरअसल ये हकीकत है, बाकी जनता के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जनता ने किसको चुना है, क्योंकि साइलेंट वोटर भी अपना काम कभी कभी बड़ी चुपके से कर देता है। सीमा बताइए, 10 सीटों को लेकर हरियाणा पे मैं अभी हूँ, 10 सीटों को लेकर सोनल ने जो बताया कि एक एनालिसिस किया, कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आती है, तो कहीं कांग्रेस ने भी मजबूत कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे हैं। मुद्दों की अगर हम बात करें तो हरियाणा के मुद्दे क्या आपको लग रहे हैं, क्योंकि आप लगातार एक्सपर्ट के संपर्क में भी रही, नेताओं से भी आपने बातचीत की, रैलियों को भी आपने कवर किया, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या मुद्दे हावी रहे हरियाणा के अंदर? देखिए पराग, क्योंकि इस वक्त सोनल जी ने जिस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर के बात की, खासतौर पर प्रत्याशियों का जैसे जिक्र किया, और उन्होंने ये बताने की भी कोशिश की कि बीजेपी के द्वारा जो सबसे पहला सिक्का जो इक्का जो है, उन्होंने सबसे पहले प्रत्याशी उतार करके शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात, और ये माना जा सकता है कि बीजेपी के द्वारा ये पहल जो की गई वो सबसे ज़्यादा बीजेपी के लिए पॉजिटिव साइन मानी जा सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। हरियाणा में जिस तरीके से प्रत्याशियों को यहाँ पर उतारा गया, जिस तरीके से यहाँ पर प्रचार प्रसार किए गए, और सबसे बड़े मुद्दे जो भाजपा के द्वारा बार बार उठाए जा रहे हैं, वो गरीबी दूर करने को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, और इस वक्त हरियाणा में मेरे हिसाब से जो मुद्दे सबसे ज़्यादा हावी होने चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं हरियाणा जाटलैंड है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों पर फोकस किया जाता है, किसानी खेती को लेकर के फोकस किया जाता है, और खिलाड़ी जो हैं काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भी सरकारों से लगाए बैठे होते हैं, और सरकार भी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस करने की बात कहती है वो खिलाड़ियों पर करती है। इस सब के बाद बीजेपी और कांग्रेस या फिर अन्य दल, हर दल के बीच में जो कॉमन चीज़ देखने को मिलती है आजकल, वो यही कि हम गरीबी दूर करेंगे, हम रोजगार लेकर के आएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमें ये बात भी समझना होगा कि आज के जो युवा हैं वो गरीबी रोजगार से परे भी बहुत सी चीज़ें सोचते हैं। रोजगार में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नौकरी देने की बात तो हर सरकार करती नज़र आती है। जब से हमें 1947 से लेकर के अब तक की बात कर ली जाए, नौकरी तो हर सरकार दे रही है, लेकिन उस नौकरी में बहुत ज़रूरी है कि आप नौकरशाही के साथ साथ और कौन सी चीज़ है जो युवाओं के सामने पेश करते हैं। इस सब के साथ हरियाणा के मुद्दों में खासतौर पर किसान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आए, और इसको लेकर के ये भी माना जा रहा था इस बार की वोट में कि अगर किसान की वोटिंग कम है, किसान कम से कम वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर बीजेपी को हो सकता है। और
इस वक्त कांग्रेस का ये मानना था कि अगर किसान ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे वोट डालने के लिए तो हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन जो आंकड़े निकल कर सामने आते हैं वोट के बाद वो सबको चौंका देने वाली बात होते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि किसान निकलेंगे क्योंकि किसान नाराज़ हैं तो वो बीजेपी से हट करके कांग्रेस या फिर अन्य दल को वोट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आया। वोट परसेंटेज कम हुए, किसान कम से कम वोट डालने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, और इसके बाद हालांकि इसके बाद बीजेपी जो है वो कहती नज़र आ रही है कि किसान अभी भी उनके साथ है, खासा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो किसान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारे ही वोटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हालांकि, लेकिन किसान और युवा जिस फैक्टर पर कोशिश कर रही है बीजेपी फोकस करने की, उस पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त कन्फ्यूज़न बनता नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अनाज को लेकर के, यहाँ पर जिस तरीके से गेहूं की खरीदी को लेकर के किसान बहुत परेशान नज़र आए, तो ये सारे मुद्दे विपक्ष बार बार उठाती नज़र आए, और ये मुद्दे ही मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हावी होते नज़र आएंगे हरियाणा के फैक्टर को बिल्कुल लेकर। पराग, इस पर मैं भी एक कमेंट करना चाहूँगी, क्योंकि इश्यूज़ के लिहाज से अगर हम देखें हरियाणा को, तो बहुत सही कह रही हैं सीमा, क्योंकि किसान आंदोलन का एक बड़ा फैक्टर आपने देखा होगा 7 सीटों पर आप मानकर चलिए सीधे सीधे प्रभाव जो है वो किसान आंदोलन का नजर आएगा। और एक चीज़ और पराग यहाँ पर नोटिस करने वाली है, वो ये है कि रूरल एरियाज़ का वोट बैंक बढ़ा है, वोट प्रतिशत बढ़ा है, और अब अर्बन एरिया के कंपैरेटिवली अगर हम एक एनालिसिस करें तो एक जो रूरल आदमी है वो वोट करने के लिए ज़्यादा निकला है, प्रतिशत वहाँ पर ज़्यादा रहा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, किसान आंदोलन का जो फैक्टर है वो जिस तरह से सीमा ने भी कहा, ये एक बड़ा फैक्टर है। और हमने देखा कि रैलियाँ जो हुई हैं इस बार, चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, चाहे आप राहुल गांधी की बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली करने के लिए आते हैं पराग, तो वो बात करते हैं कि एक पर्सनल कनेक्ट है मेरा, मैंने हरियाणा की रोटी खाई है ना। और जब राहुल गांधी भाषण देते हैं वो अग्निवीर योजना की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि जो एक मुद्दों को लेकर एक ऊहापोह की स्थिति है ना, वो अभी वोटर के मन में रही है, और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं नजर आएगा इश्यूज के लिहाज से। और अगर किसानों का इम्पैक्ट पड़ता है तो यानी जमीनी स्तर पर उसका असर उस मुद्दे का पड़ा है। मनीषा, आपके पास मैं आ रहा हूँ। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर आप क्या सोच रही हैं, बताइए। चूंकि मुद्दों की हम बात हमने की, सीट को लेकर एनालिसिस सोनल ने किया, प्रधानमंत्री की रैली को लेकर उन्होंने बताया कि वो कैसे कनेक्ट करने की कोशिश जनता को करते हैं, वोटर्स को करते हैं अपने से। राहुल गांधी भी लगातार जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में भी उन्होंने वही कोशिश की, किसानों को, युवाओं को कई सारे मुद्दों पर साधने की कोशिश की है। तो क्या इम्पैक्ट उनकी रैली का, उनकी यात्रा का, पूरे देश में उन्होंने 2-2 यात्राएं निकाली हैं, तो कैसे आप देख रही हैं मनीषा? पराग, क्योंकि आप रैलियों की बात कर रहे हैं, हालांकि हर दल और हर दिग्गज नेता ये कोशिश करता है कि हम जनसंवाद के माध्यम से या फिर जनसभाओं के माध्यम से या फिर अपनी यात्राओं के माध्यम से अपने मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन जब हम राहुल गांधी की यात्रा की बात करते हैं तो इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद न्याय यात्रा के नाम से उन्होंने यात्रा की। हालांकि जब हम बीजेपी की या फिर एनडीए की बात करते हैं तो कुछ खास रिस्पॉन्स देने वाली यात्रा इसको नहीं करार दिया गया। हालांकि राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये चुनाव से इतर, उससे हटकर ये यात्रा है, लेकिन मोटा मोटी अगर घूमकर देखा जाए तो लिहाजा जनसंपर्क इसलिए किया गया कि वो घूम घूम कर ये आकलन किया जाता है। कोई भी नेता जब कोई रोड शो करता है या फिर किसी प्रकार की कोई जनसभा करता है, कोई रैली करता है, कोई यात्रा निकालता है, खासतौर पर चुनाव के समय या फिर चुनाव से ठीक पहले, तो वो एक एक सीट को लेकर या फिर अपने क्षेत्रों को लेकर वो आकलन बड़ी आसानी से कर पाता है कि चुनावी बयार किस तरफ बह रही है, लोगों का रुख किस तरफ है, कहाँ पर नाराजगी है। लिहाजा राहुल गांधी की यात्रा भी उन्हीं में से कमोबेश नजर आती है कि कहीं पर अगर नाराजगी रही तो वो उसे दूर कर पाए। लेकिन एनडीए ने बिल्कुल मोहब्बत की दुकान, उन्होंने कहा कि हम नफरत की दुकान बंद करने के लिए आए हैं और मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं। हालांकि एनडीए लगातार इसको लेकर हमलावर रही। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर राहुल गांधी अगर पहुंच रहे हैं लोगों के बीच में तो फिर वो लोगों से कनेक्ट करेंगे, बल्कि वो मजाक का पात्र बन रहे हैं और इस यात्रा से उनका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन लिहाजा फर्क पड़ता है जब हम उम्मीदवारों की बात करते हैं तो कई ऐसे क्षेत्र थे, जब हम पूरे देश भर की सीटों की बात करते हैं तो जब INDIE गठबंधन, हमें याद होगा कि जब बिहार में बैठक हुई थी, बाकायदा मंच पर तमाम पूरा लामबंद होकर विपक्षी दल नजर आए थे, लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसी परिस्थिति थी जहां पर कुछ एक एक आकलन कर कुछ सीटों पर, कुछ क्षेत्रों पर बाकायदा एक रणनीति तैयार की गई थी। उस यात्रा के दौरान
जब राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे थे उसी दौरान INDIA गठबंधन भी गठित हुआ और उस दौरान ये कहा जा रहा था कि इसमें भूमिका क्या है राहुल गांधी की। हालांकि वो ये कह रहे थे कि मैं आकलन के माध्यम से ये सुनिश्चित कर रहा हूँ और ये रणनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस की देखी गई थी कि उस यात्रा के माध्यम से फ़ायदा ये होगा कि कहीं पर नाराज़गी है तो वो वजह क्या है। जब हम साउथ की तरफ या दक्षिण की तरफ कांग्रेस के जनाधार की बात करते हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी पराग वो हो जाता है। चाहे हम केरल की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जब वो घूम घूम कर यात्रा कर रहे हैं तो लिहाजा वो आकलन भी कर रहे थे। लिहाजा लेकिन उनके इस आकलन के बाद जब सीट बंटवारा हुआ, जब INDIA गठबंधन के हमने देखे कि तमाम विपक्षी दलों की तरफ से जब सीट को लेकर खींचतान भी हुई, तो उस दौरान ये कहने को मिला, जब NDA लगातार ये कह रही थी कि क्या हुआ उस यात्रा का, किस तरीके से विफल साबित हुई है, पूरी तरीके से मजाक का पात्र बने हैं। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्षी दल ये कहता है कि उसको चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखी जो भावनात्मक तौर पर लोगों के साथ जुड़ाव अपना रखती हैं, चाहे वो बुजुर्गों के साथ बात करना हो या फिर राहुल गांधी। और उस न्याय यात्रा के बाद पराग आपने नोटिस किया होगा कि कभी किसानों के साथ वो बैठकर बातें करते हैं, कभी वो चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीते हैं, कहीं वो महिलाओं के बीच में पहुंचते हैं। ये तो प्रधानमंत्री भी करते हैं, ये प्रधानमंत्री भी करते हैं, लेकिन उसी पक्ष पर अब कांग्रेस को समझ में आ गया है कि ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको टक्कर देनी है तो। आप लोगों के बीच में आप गए हैं, इससे पहले आप लोग लोगों के बीच में गए नहीं थे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं लोगों के बीच से उपजा हुआ एक नेता हूं, जब मैं लोगों के बीच में जाता हूं तो मैं प्रधानमंत्री नहीं उनका होकर जाता हूं, प्रधान सेवक के तौर पर जाता हूं। लिहाजा इसी आकलन को राहुल गांधी ने समझा, कांग्रेस ने समझा और यही वजह है कि वो लगातार लोगों के बीच में बने रहे। और उसके बाद हमने एक ड्रास्टिक चेंज भी देखा राहुल गांधी में कि किस तरीके से वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, किसानी खेती कर रहे हैं, चाय की टपरी पर चाय की चुस्की ले रहे हैं, साथ ही साथ वो मन भी टटोल रहे हैं लोगों का हर जगह जाकर कि ना केवल दक्षिण तक सीमित रहना है बल्कि उत्तर भारत तक भी आना है, तमाम क्षेत्रों तक भी पहुंचना है। तो लिहाजा वो आकलन उनका उस यात्रा को लेकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और जब सीट बंटवारे को हमने देखा कि किस तरीके से जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, सियासी समीकरण साधते हुए सीटों का बंटवारा हुआ, तो लिहाजा ये समझ में आया है कि हर राज्य में कांग्रेस ने अपनी रणनीति को बदलने की कोशिश तो की है। चलिए ठीक है, मैं कांची आपके पास आ रहा हूँ हरियाणा को लेकर ही, उसके बाद फिर हम बाकी स्टेट्स में जाएंगे। एंड मौके पर सरकार बीजेपी ने अपनी पूरी बदल दी, मुख्यमंत्री बदल दिए, इसका इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं चुनाव पर? पराग, सबसे पहले तो मैं लोकसभा सीटों की बात करना चाहूँगी। हिसार में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जहाँ पर रंजीत चौटाला और जेजेपी और इनेलो की ओर से सुनैना चौटाला चुनावी मैदान में है। और देखा जाए तो 1952 के बाद से अब तक कोई भी महिला सांसद यहाँ से चुनी नहीं गई हैं, तो कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बात अगर हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा सीट की करें जो कि अम्बाला है, अम्बाला में बीजेपी ने बंतो कटारिया को चुनावी मैदान में उतारा है और वरुण चौधरी जो हैं वो कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में है। और अब अगर बात करें एन मौके पर मुख्यमंत्री बदलने की, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, बीजेपी के लिए। तो कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। नहीं, यहाँ पे ये मुख्यमंत्री जी यहाँ पर ये मुख्यमंत्री बदलने वाले सवाल पे मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि बीजेपी ने जो है सबसे पहले ही अपना जो है कि मुख्यमंत्री बदल करके पहले ही वो चेक कर चुकी है कि हम क्या कर सकते हैं मुख्यमंत्री बदल के, फिर चाहे गुजरात की बात कर लें या फिर यहाँ उत्तराखंड की बात कर लें। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुझे नहीं लगता बीजेपी ने कुछ मतलब यहाँ पर कुछ नेगेटिव सोच करके मुख्यमंत्री बदला है या फिर ये सोच करके बदला है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, रियलिटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी इस दौर से पहले ही गुजर चुकी है। देखिए अभी अगर मुख्यमंत्री बदलने के फैसले की बात करें तो कोई भी पार्टी जब कोई डिसीजन लेती है तो उसके इफ़ बट सब चीज़ें दिमाग में लेकर चलती है कि वो क्यों कब, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में। ठीक पहले मुख्यमंत्री बदलने का जो फैसला है, देखिए आप समझिए इस चीज़ को कि बहुत सी जगहों पर लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा था। और अगर हम जातीय समीकरण के लिहाज से अगर हम देखें हैं तो जाट वोटर्स के बाद अगर OBC जो है वो सबसे ज़्यादा एक डिसाइसिव मोड पर रहता है हरियाणा में, तो वहाँ से एक कैंडिडेट को लेकर जाना, उसको एक रिप्रेजेंटेशन देना, कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भी होती है कि क्या हम
हम एक वोट बैंक जो है हमारा उसको हम तब्दील कर सकते हैं। और एक जो नाराज़गी है किसी आपके पहले कैंडिडेट के लिए, क्या वो नाराज़गी, क्योंकि ये 6 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर आपके चेहरे को बदलकर, जिस चेहरे के प्रति थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा रोष है, उसको बदलकर आप एक नया चेहरा लोगों के सामने ला दे रहे हैं, तो क्या वो उस चीज़ को की एक्सेप्टेंस लेती है आपकी पब्लिक। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर समझनी होगी कि ये मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव में। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए गए कि अगर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था तो आपको मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा। लेकिन सोनल, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे अनिल विज को अगर उन्होंने हटाया, कि अनिल विज, अब विपक्ष लगातार ये हमलावर हुआ कि अनिल विज के हटने से क्या वो दरकिनार कर रहे हैं अनिल विज को, इससे क्या चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, क्या जो समीकरण बन भी रहे थे क्या वो अनिल विज के वहाँ पीछे हटने से हट सकते हैं या फिर बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल मनीषा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की जो नाराजगी है वो भी एक फैक्टर रहा है, लेकिन आपको समझना होगा कि बीजेपी बहुत स्ट्रेटेजी के साथ, संगठन बहुत मजबूत है। अगर आपका कोई एक नेता कहीं तब्दीली लेकर आ रहा है और आप उस फैसले को बदल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि विरोध के सुर होते तो हैं तेज, लेकिन उतने तेज नहीं होते हैं कि जिससे कि आपको कोई नुकसान झेलना पड़े। लगातार जो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने अंबाला में बंतो कटारिया के लिए प्रचार प्रसार किया। वो अलग बात है कि वो केवल अंबाला तक सीमित रहे, बाकी जगहों पर वो नहीं गए, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी नाराजगी भी दिखाते रहे और पार्टी के प्रति अपना डेडिकेशन भी दिखाते रहे। उन्होंने तो कहा ये कि मैं अच्छा सिपाही भी हूँ और हमेशा काम करता और नेगेटिव पॉइंट्स भी अपने गिनाते नजर आए थे बीच बीच में कि वो नाराज हैं, तो बता भी रहे हैं कि मैं नाराज हूं, लेकिन इतना नाराज नहीं हूं कि मैं सपोर्ट ना करूं अपनी तो पार्टी कुल को। मिलाकर सोनल, इन 10 सीटों पर अगर हम देखें, चूंकि हमने चर्चा की हरियाणा को लेकर अभी तक, तो कहीं कहीं कुछ सीटों पर टक्कर है, मुकाबला। 8 सीटें ऐसी हैं, 8 सीटें, अकॉर्डिंग टू ये 8 तो बड़ा आंकड़ा बता रही बिल्कुल बिल्कुल एक सीट में सिक्योर मानकर चल रही हूँ। हाँ। वो जो एक तरीके से अगर कांग्रेस के पाले में देखते हैं तो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और करनाल से मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो एक अच्छे मार्जिन से अपनी जीत दर्ज कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो है कांटे का मुकाबला सारी सीटों पर है, चाहे आप हिसार की बात कर लें। हिसार हालांकि थोड़ी साइडलाइन कांग्रेस की तरफ से की गई, जेपी के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार करते हुए जो है वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स दिखाई नहीं दिए। और वहां पर एक और सबसे बड़ी चीज ये थी कि चंद्रमोहन बिश्नोई की आशंका थी कि चंद्रमोहन बिश्नोई को क्या पार्टी टिकट दे सकती है, तो वहां एक कॉन्फिडेंस मोड एक अलग दिखता। चंद्रमोहन बिश्नोई अगर चुनावी मैदान में होते तो भजनलाल परिवार की नाराजगी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है, और अगर उस परिवार को साधने में कोई भी पार्टी कामयाब रहती है तो वो उनके डिसीजंस में साफ तौर पर दिखता भी है। अभी आपने देखा होगा कि जो रणजीत चौटाला हैं हिसार से, उनके प्रचार प्रसार में भव्य बिश्नोई नहीं पहुंचे, कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंचे, और वो दोनों ही नेताओं की आप जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर देते हैं उसके बावजूद आप नहीं जाते। लेकिन आपने देखा होगा मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं और मीडिया के सामने आके बोलते नहीं है कोई और नाराजगी। उसके बाद जो है वो तस्वीर बदल जाती है। उसके बाद वहां पर भव्य बिश्नोई भी जाते हैं, वहां पर कुलदीप बिश्नोई भी जाते हैं और कहते हैं कि जितना काम मैंने किया है, मेरे एरिया में मैंने किया है, उसका आप एक प्रतिफल मुझे जो है वो रणजीत चौटाला को जिता। अच्छा सोनल, आप ये बताइए कि ये जो 400 पार का नारा बीजेपी का है, ये क्या सफल होता हुआ दिख रहा है? नहीं, 400 पार तो नहीं। एक और इसमें ऐड ऑन करूंगा। हाँ। क्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि हम तो 400 पार ला रहे हैं, तो पूरा विपक्ष ये जुट गया कि इनकी 400 पार नहीं आ रही हैं, हमारी आएंगी कि नहीं आएंगी ये नहीं पता। देखिए, नैरेटिव सेट करना पड़ता है पॉलिटिक्स। क्या इसमें विपक्ष फंस गया? और विपक्ष नहीं, इसमें मैं विपक्ष को भी फंसा हुआ करार नहीं दूंगी, क्योंकि कुछ जगहों पर हालत खराब है बीजेपी की, ये समझना होगा आपको। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले जैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन पिछली दफा जो एक प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से रहा था, मुझे लग रहा है कि इस बार वो तो आप दोहराएंगे। लेकिन जो आप 400 पार की बात कर रहे हैं, देखिए इंडिया गठबंधन भी स्ट्रांग है, आप इस चीज़ को नहीं आंक सकते, चाहे आप एक शिगुफा कहें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में डिबेट करती हैं इस मुद्दे को लेकर तो एक दूसरे के जो आरोप प्रत्यारोप हैं उनको धत्ता ही बताती हैं। लेकिन अगर हम एक मिरर देखें, उसमें साफ तौर पर दिखता है पराग की एक मुकाबला बहुत दिलचस्प है। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में क्या 2014 वाला एक प्रदर्शन दोहरा पाती है बीजेपी, इस वक्त बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हरियाणा की सीटें आप देखिए, क्लीन स्वीप का दावा बीजेपी कर तो रही है, लेकिन क्या ग्राउंड पर वो सिचुएशन है? आप तो खुद डिबेट करते हैं, आप तो खुद प्रवक्ताओं के संग बैठते हैं, तो आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को कि क्या पहले जैसी सिचुएशन है। आप बिहार की बात कर लें तो बिहार में क्या सिचुएशन है, आप समझिए इस चीज़ को। लेकिन आप अलग अलग सीटों पर अगर देखते हैं तो आप बंगाल एक बड़ा टारगेट है इस वक्त बीजेपी के लिए। चूंकि आपने बंगाल का जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री ने क्या बोला है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहेगा बंगाल।
बंगाल। एग्जैक्टली बंगाल ये पे बड़ी और नजर है इस 2019 में जो वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का था वो तो 2021 के विधानसभा में कम हो गया था और टीएमसी का बढ़ गया था। तो कैसे इसको आप फिर देखें? इस बार पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए टीएमसी वो जो एक गुंडई की तस्वीर है, एक जो गुंडागर्दी अभी भी देखिए आप, अभी भी वहाँ पर संदेश खाली का मामला कहें, उसके बाद भी झड़प हुई है कार्यकर्ताओं में। चुनाव से ठीक पहले बंगाल की तस्वीर कोई नई तस्वीर नहीं है, ये होता रहता है। लेकिन अब बंगाल की जनता के भीतर इन चीज़ों को लेकर एक्सेप्टेंस भी आ गई है। दे आर वेरी यूज्ड टू अबाउट दिस, दैट दिस इज गोइंग टू हैपन इन बंगाल। ये चीज़ उनके भीतर है अभी भी कि वो अब उस चीज़ को लेकर एकदम आश्वस्त हो गए हैं और उनको लगता है कि कोई नई बात नहीं। जैसे हमें एज एन एंकर लगता है, ऐसे बंगाल को भी लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है। और ममता बनर्जी इस वक्त देखिए बहुत अटैकिंग मोड पर है। इंडिया गठबंधन के आने के बाद कॉन्फिडेंस दोगुना होता है। जब एक के साथ चार खड़े नजर आते हैं तो अनडाउटेडली एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। लेकिन अब बंगाल की सिचुएशन, सबसे बड़ा टारगेट पश्चिम बंगाल है और ये बार बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रैलियों में कि बंगाल इस बार हम पूरा। इस कहने के पीछे का मोटिव क्या लग रहा है आपको? देखिए किसी भी स्टेट में जहां एक वर्चस्व की लड़ाई हो, केवल एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व दिखाई दिया हो, आपने देखा होगा कि बहुत धीरे धीरे एक टारगेट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्ट्रेटेजिकली जो चीज़ों को देखते हैं ना, वो बड़ा कमाल है। इस चीज़ को हम कहेंगे कि एक जो स्ट्रेटेजी है बीजेपी की अलग अलग सीटों पर, आप यूपी में देखिए कहाँ से प्रचार प्रसार शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन सीटों पर वो कमज़ोर थे, जिन आप पूर्वांचल कहते हैं कि जिसका पूर्वांचल उसका यूपी और जिसका यूपी उसका देश। तो आप ये देखिए कि स्ट्रेटेजिकली बीजेपी उन जगहों पर काम करती है जहां लैक है। जिन 8 सीटों पर पिछली दफा सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा था, वहीं से प्रचार प्रसार की शुरुआत और की सोनल, गई। मुझे लगता है कि संदेश खाली का जिस तरीके से बीजेपी ने उसे लपकने की कोशिश की है कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह का अपराध हो रहा है या फिर अत्याचार हो रहा है, तो उसका मोटिव भी शायद यही है कि लोगों के भीतर वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों के माध्यम से की है कि संदेश खाली का मुद्दा। बिल्कुल, ये नैरेटिव तो पॉलिटिक्स सेट करती है, लेकिन संदेश खाली का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। जब आप इस पर इन्वेस्टिगेशन होंगी और इस पर जब चीजें निकलकर सामने आएंगी तो वो कोई कहने को मामूली बात नहीं। लेकिन फिर जब मणिपुर में होता है तो उस पर बीजेपी बिल्कुल खामोश पर बीजेपी गिरती है, मणिपुर पर बीजेपी गिरती है, तो पूरे देश की तस्वीर यही है। ठीक है, मैं सीमा दक्षिण को लेकर कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खूब मेहनत की है इस बार दक्षिण में, और ये 400 पार का जो नारा दिया इसके पीछे बताया जा रहा है कि दक्षिण की सीटें बढ़ाने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि वहाँ कुछ बदलाव आएगा? देखिए पराग, ये कोशिश अभी से नहीं कर रही है बीजेपी। ये कोशिश बीजेपी की सबसे बेहतरीन बात यही मानी जा सकती है, जितने भी आप एनालिस्ट को सुनेंगे या फिर जितने भी जानकारों को आप सुनेंगे, वो बीजेपी की सबसे बेहतरीन बात यही बताती है कि बीजेपी हमेशा चुनाव मोड में होती है, बीजेपी हमेशा तैयारी के मोड में होती है। और यहाँ अगर भाजपा को लेकर के बात कर ली जाए, दक्षिण को लेकर के, तो बीजेपी यही कवायद करती नजर आ रही है वहाँ से कि अपनी सीट्स को बढ़ाए। हर पार्टी यही कोशिश करती है आमतौर पर, और भाजपा तो अपने आप को बहुत मजबूत संगठन के साथ आगे बढ़ाने का दावा भी करती है। बात यहाँ पर दक्षिण सीटों की हो रही है, तो दक्षिण सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती ठीक वैसा ही है जैसा पश्चिम बंगाल को लेकर के हम बात कर रहे हैं, वैसी ही चुनौतियां दक्षिण को लेकर के भी देखी जा रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम रैली की जिक्र कर ले, पीएम के द्वारा जो रैली की गई और इसको लेकर के जिस तरह का प्रमोशन बीजेपी करती नजर आती है, हालांकि बीजेपी जिस प्रमोटिंग मोड में हमेशा रहती है उससे साफ जाहिर हो जाता है कि दक्षिण को लेकर के बीजेपी बहुत सीरियस है। प्रधानमंत्री को लेकर के हमेशा विपक्ष ये कहते नजर आते हैं वो जहाँ जाते हैं उस तरह की बनने की कोशिश कर देते हैं, और यही चीज़ साउथ के लोग किस तरह से बीजेपी जो है या फिर पीएम मोदी जो है वो इमोशनली मोदी लोगों को घेरने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। अब इस सीट को बढ़ाने की कोशिश बीजेपी भले कितनी करे, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अगर कह लिया जाए तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी की थोड़ी सी सीट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जिस जीत का दावा बीजेपी वहां से कर रही है और जो उम्मीद लगाए बैठी है उसमें थोड़ी कमी देखी जा सकती है। चलिए, मैं बने रहिए, मैं लौटूंगा आप सभी के पास। इस वक्त हमारे साथ इनपुट एडिटर विपिन परमार जुड़ गए हैं। विपिन, हम चर्चा आज सारे एंकर्स मिलकर ये कर रहे हैं कि जो 400 पार की बात बीजेपी कर रही है उसमें कितना दम है, क्योंकि आज 7वां चरण का आखिरी चरण का चुनाव है और आज चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होने जा रही है। 4 जून का इंतजार सबको रहेगा, लेकिन इन 7 चरणों के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? हरियाणा को आप कैसे देख रहे हैं? इन 10 सीटों को आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के नारे को आप कैसे देख रहे हैं? विपक्ष के एकजुटता को आप कैसे देख रहे हैं? विपिन, देखिए, सबसे पहले जो इंडिया गठबंधन बना, जिस तरह से विपक्ष का गठन हुआ था, विपक्ष की ओर से ये प्रयास किया गया कि
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए। सोच बुरी नहीं थी, लेकिन उसको सिरे चढ़ा पाने में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं फेल सिद्ध होता नजर आया। क्योंकि जब दक्षिणी राज्यों से ये कारवा जब उत्तर में पहुंचा तो उत्तर में इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे फॉर्मूला को जो है नकारते हुए सबसे पहले पंजाब, उसके बाद हरियाणा की ओर से इसकी खिलाफत की गई। लेकिन आखिर में परिस्थितियां जिस तरह से 3 राज्यों के नतीजे आए, उसके बाद जिस तरह से तब्दीलियां हुई, जिस तरह से नतीजे आने के बाद कांग्रेस का नर्म जो है वो हरियाणा में रुख जो है वो नर्म दिखाई दिया, और इसी के चलते जो है वो हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन एक सीट को लेकर जो है, जो कुरुक्षेत्र में दी गई उसको लेकर गठबंधन हुआ। लेकिन पंजाब में इसे सिरे से खारिज किया गया। तो ऐसे में उस सोच पर कहीं ना कहीं विराम लगता नजर आया जब आप देश के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। लेकिन हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बिल्कुल सही, अभी जो मेरी सहयोगी बोल रही थी कि एक मैनेजमेंट, जो इलेक्शन मैनेजमेंट बीजेपी की ओर से की जाती है, बूथ लेवल पर, पन्ना प्रमुख लेवल पर किस तरह से पार्टी को स्टैंड कर पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़वाना है, ये बीजेपी भली भांति जानती है। और इसी चीज में कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है वो पीछे रह जाती है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो गुटबाजी की मार झेलता रह जाता है। उसे ये समझ नहीं आता कि किस खेमे के साथ जाना है। और खेमों की इस राजनीति में आखिरकार कांग्रेस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनावों में भी जो है लगातार खेमेबाजी देखने को मिली, गुटबाजी देखने को मिली। अब परिस्थिति, क्योंकि लोकतंत्र में, सशक्त लोकतंत्र में जनता जो है वो सर्वोपरि होती है। जब इस तरह के दिन आते हैं, यानी कि जब चुनाव आता है, तो लाजमी सी बात है जनता को ये तय करना होता है कि उसे किसके साथ जाना है। ऐसे में हरियाणा की जनता की ओर से, देश की जनता की ओर से 7 चरणों में, अलग अलग चरणों में जो है वो वोटिंग की गई है। लेकिन हाल की अगर बात करें, पिछले चुनावों के मुकाबले वोटिंग परसेंटाइल की, यानी कि जो प्रतिशत वोटिंग का रहा करता था, पोलिंग का रहा करता था, उतना प्रतिशत जो है वो दर्ज नहीं किया गया है। चाहे वो उत्तरी राज्य हो, चाहे वो दक्षिणी राज्य हो। ऐसे में लगातार हर राज्य की ओर से, हर राज्य के नेताओं की ओर से, उन एम्बेसडर्स की ओर से, चुनाव आयोग के जो एम्बेसडर्स थे, जो सेलिब्रिटीज थे, उनकी ओर से लगातार अपील की गई कि वोट के लिए घरों से बाहर निकले। लेकिन कई फैक्टर्स थे, हीट एक बड़ा फैक्टर था। 48 से 49 डिग्री सेल्सियस जिस दिन हरियाणा के जो इलेक्शंस थे 25 मई को, उस दिन की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो गर्मी थी उसने कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पूरा का पूरा जो पारा था वो जो है वो चरम पर था, और वोटिंग परसेंटाइल जो है वो उतना जो है वो नहीं जा सका। तो ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें पराग, तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें थी, तमाम चुनौतियां थी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो तमाम नेताओं का भविष्य जो है वो ईवीएम्स में लॉक करने का कर लिया गया है। तमाम मुद्दों पर वोटिंग जो है वो कर दी गई है। अब नतीजे आने हैं और नतीजों में वही चीज सामने निकल कर आएगी जो कि ईवीएम्स की अगर बात करें, जिसमें लोगों ने अपना फैसला, लोगों ने अपना वर्डिक्ट जो है वो दर्ज कराने का काम किया है। 400 पार का नारा लगातार बीजेपी की ओर से दिया गया, विपक्ष की ओर से इसे जुमला बताया गया। लेकिन अब चीजें जो है वो 4 जून को स्पष्ट होंगी। 4 जून को जब ईवीएम्स के लॉक खुलेंगे, ईवीएम्स की गिनती जब शुरू होगी, तो लाजमी सी बात है पिक्चर जो है वो साफ होती नजर आएगी। और ये भी साफ होता नजर आएगा कि आखिरकार जनता ने किसका साथ दिया है। जी विपिन, आप बने रहिएगा। हम लगातार चूंकि चर्चा कर भी रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ में, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नारे दिए जा रहे थे, जो आंकड़ा है सीटों का उसको लेकर, या जिन मुद्दों पर बात की जा रही थी उन पर क्या कुछ स्थिति है। कांची, आपके पास में आ रहा हूँ। दक्षिण, हम हरियाणा से दक्षिण की तरफ आगे बढ़े। दक्षिण में हमने ये समझने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री की जो मेहनत है वो कितनी रंग ला रही है। अब दक्षिण की चलिए सीमा ने एनालिसिस करने की कोशिश की कि वो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन जो उत्तर भारत की सीटें हैं उनमें क्या कुछ कमी नज़र आती है आपको, या उनमें बढ़ोतरी नज़र आती है? उतने सीटों पर बनी रहेगी? क्योंकि राहुल गांधी भी अब देखिए आ गए हैं, रायबरेली लड़ रहे हैं वो। अब पराग, सबसे पहले तो बीजेपी की स्थिति दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल मजबूत होती नजर आ रही है। क्योंकि बात अगर कांग्रेस की करें, 2014 से पहले कांग्रेस का अस्तित्व था, लेकिन 2014 के बाद अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की लहर चली। 2014 का रिकॉर्ड 2019 में बीजेपी ने तोड़ा। और साथ ही सोशल मीडिया इन दिनों काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। और दूसरी बात, जो बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस पर, परिवारवाद एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जिसके कारण आज कांग्रेस की स्थिति है। मनीषा, क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है पराग की उत्तर भारत हो, और यहाँ पर कुल ऐसे मुझे लगता है, मेरे हिसाब से जो आकलन कहता है कि 14 से लेकर 20 सीटें हैं जहाँ पर एक कड़ा मुकाबला बीजेपी को अच्छा
यहाँ पर फाइट कह सकते हैं कि एक नेक टू नेक टक्कर हो सकती है, यहाँ पर नेक टू नेक फाइट हो सकती है। आप बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर बीजेपी ने अपने कुछ प्रत्याशियों को ज़रूर रिपीट किया, कुछ को नया मौका भी दिया। कई ऐसे नेता, चाहे हम राजनाथ सिंह की बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, आज पूर्वांचल का 13 सीटों पर मतदान लगभग संपन्न होने वाला है शाम 6 बजे तक, और उसका हम एनालाइज कर रहे हैं। तो पूर्वांचल की जब हम बात करते हैं तो पूर्वांचल से ही पिछली बार का रिकॉर्ड इस बार, क्योंकि यहाँ पर 27 सीटें थी कुल मिलाकर, अगर हम पूर्वांचल की देखें तो कुछ सीटों पर बहुत ही ज़्यादा कम मार्जिन के साथ जीत और हार का अंतर यहाँ पर देखने को मिला था 2019 में। चाहे वो बलिया की सीट हो, चंदौली की सीट हो, मछली शहर की सीट हो, जौनपुर जैसी सीट हो, और गाजीपुर और घोसी जैसी वो सीट जहाँ पर मुख्तार अंसारी का प्रभाव रहा करता था। हालांकि इस बार उनके प्रभाव से ये सीटें मुक्त हैं, और इस बार उनके प्रभाव के मुक्त से ये सीटें जो हैं वो चुनावी मैदान में, यहाँ पर अफजाल अंसारी फिर से चुनावी मैदान में। लेकिन इस बार बीजेपी लगातार विकास के मुद्दे पर बात कर रही है। हाँ। सीमा, मनीषा, देखिए मुख्तार अंसारी के प्रभाव में सीधे सीधे 5 सीटें हैं। हाँ। 5 सीटें। हाँ। अब सीटों पर उनका प्रभाव, आप ये नहीं कह सकती कि प्रभाव नहीं है। मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार जिन 13 सीटों पर आज हमारे मतदान हुए हैं उत्तर प्रदेश में, 5 सीटों पर सीधे सीधे। और दूसरा फैक्टर देखिए, असदुद्दीन ओवैसी भी है। आपको ये समझना होगा कि वहां पर समाजवादी पार्टी अपने दावे कर रही है, बसपा कुछ सीटों पर एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में नजर आ रही है, और एक रिवाइवल की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी का जेल जाना, जेल के बाद अब वो प्रचार प्रसार के लिए आए, उनकी पत्नी को टिकट दी गई लेकिन बाद में वो तब्दीलियां कर दी गई। लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुख्तार का पूरा एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जहां मुख्तार चाहेंगे वहां पर उन सीटों पर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये सीटें जो हैं वो किस दिशा में जाएंगी, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं। लेकिन इस नैरेटिव को चेंज करने की बीजेपी ने पूरी कोशिश की है। यहाँ पर ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जहाँ पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर, क्योंकि ब्राह्मण वोटर जब हम बात करते हैं तो एक कोर वोटर बीजेपी का रहा है, वहाँ से एक्सपेरिमेंट के तौर पर बीजेपी ने वो ना उतार कर किसी और को उतारा है। कोई अगर राजपूत की बिरादरी से है या फिर किसी और जाति का कैंडिडेट है तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। लेकिन ये भी कहा गया है कि इस बार हम जिस तरीके से पूर्वांचल में जब हम देखते हैं तो जातीय समीकरण ज़्यादातर प्रभावी रहा है। बीते कई चुनावों से हमने देखा, चाहे हम विधानसभा की बात कर लें या लोकसभा की। और पराग, एक चीज़ को और हमें समझना होगा कि इस बार वोटिंग का ट्रेंड ही नहीं बदला, वोटर का माइंडसेट भी बदला। हाँ। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आप देखेंगे कि एक जो परंपरागत वोटर था वो छिटकना शुरू हुआ है। अलग अलग पार्टीज की बात करें, जो कहते थे कि ये तो धरोहर हमारी है और ये हमारी ही रहेगी, वो धरोहर अब किसी की नहीं है। महिलाओं का फैक्टर आप कैसे देख रहे हैं सोनल? महिलाओं के लिए अगर बीजेपी की बात करें पराग, तो बहुत अच्छी योजनाएं बीजेपी की तरफ से रही इस बार, और उनका जमकर प्रचार प्रसार भी किया गया। और साथ ही साथ आप महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर चाहे आप कितनी सियासत इसमें देख लें, लेकिन उसके बावजूद एक कॉन्फिडेंस एक महिला की आइज में आता है जब वो कोई बड़ा डिसीजन अपने सामने होते हुए देखती है। और महिलाओं की भूमिका इस बार एक अच्छे डिसाइसिव मोड पर मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि महिलाओं में एक अवेयरनेस भी थी। कई बार क्या होता है कि आपका वोटर अवेयर नहीं होता, पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझता नहीं है। चाहे अब आप जैसे उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आप देखेंगे कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, राजनीति की एक बड़ी महीन नॉलेज वो लोग रखते हैं। लेकिन जब आप राजनीति पर पूरी नजर रखते हैं, आप देखते हैं कि कौन पार्टी आपके लिए किस तरह से काम कर रही है, कितना बेहतर काम कर रही है, कितनी योजनाओं पर काम हुआ है, जो वायदे किए गए वो पूरे हुए कि नहीं। तो महिलाएं तो घर संभालने के साथ साथ आज अंतरिक्ष में भी हैं, तो वो जिस तरीके का सीमा की भावनाएं कुछ जाग रही है महिलाओं की। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी महिलाओं को लेकर के। जिस तरह से सोनल जी बार बार ये बात जिक्र कर रही हैं कि बीजेपी ने जो एडवर्टीजमेंट किया, बीजेपी जो उनके लिए सुविधाएं लेकर के आई हैं, ठीक यही महिला वाला जो फैक्टर है वो हमने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी देखा था। और महिला फैक्टर कितना काम कर सकता है बीजेपी के लिए, ये छत्तीसगढ़ का रिजल्ट बता दिया। इन सब के साथ मैं आप सबका ध्यान इस बात पर भी लेकर जाना चाहूंगी कि वोट परसेंटेज को लेकर इस बार जो वोटिंग परसेंटेज हुई है उस पर खासा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सब बात कर रहे हैं कि किसकी जीत, किसकी हार, किसका प्रदर्शन कितना हुआ है, किसने चुनाव प्रचार किया है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि मतदाताओं ने किस प्रकार से वोट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ इंडिया न्यूज हिमाचल की ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा भी जुड़ गए हैं। अनुराग, कैसे देख रहे हैं हिमाचल की सीटों को आप? हिमाचल में आज कई दिग्गज जिनकी चर्चा लगातार हम कर रहे हैं, वोटिंग भी उन सीटों पर देख रहे हैं, क्या पैटर्न आखिर वोटिंग का है, वोटर से भी बातचीत हमारे रिपोर्टर्स कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप हिमाचल की इन सीटों को, अनुराग?
देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात जो अगर हम हिमाचल की बात करें, लगातार जैसे हम पिछले 10-15 दिनों से ये कयास लगा रहे थे कि हिमाचल में वोटिंग सबसे ज्यादा होने वाली है, उस तरह की जी। स्थिति जो है वो अचानक हमें यहाँ पर आज हमारे को ग्राउंड रियलिटी के तौर पर देखने को मिली है। इतनी ताबड़तोड़ तरीके से लोगों का पोलिंग स्टेशन में आना हुआ है, इतनी गर्मी और इतनी भीषण उसके बावजूद भी लोगों की कतारें जो थी वो अभी तक लगी हुई थी। हालांकि मैं अभी भी दिखाना चाहूंगा तस्वीरें, अभी भी लोग जो है वो आता जा रहे हैं, पीछे से लाइनें, अभी जो लोग कुछ बीच में कुछ टाइम का स्लॉट मिलता है जिसमें लोग थोड़ा सा गैप आ जाता है, परंतु लगातार अगर हम ओवरऑल बात करें 3 बजे तक 61% की वोटिंग हो चुकी थी हिमाचल में। आप ये देखिए कि हर जगह में चारों स्टेशन की अगर हम बात करें 4 लोकसभा सीटों की, तो जितना ज्यादा रुझान हमें मंडी में देखने को मिला है उतना कहीं नहीं मिला। मंडी में 81% को, अगर आपको याद होगा तो 2019 में भी 81% पे वोटिंग हुई थी। इस बार भी जो आज सिराज में मंडी में आप जो 3 बजे तक हुई थी वो 61% तक हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जो रुझान है, क्योंकि हिमाचल की जनता जो है बहुत पढ़ी लिखी है, और अगर आपने देखा होगा ये जो ज्यादा जो बढ़ा है ये इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि पिछले जब से 4 महीने हुए हैं राजीव, तब से लगातार जो था लोगों में, हिमाचल की जनता में एक हलचल का माहौल बना हुआ था, क्योंकि बहुत सा उठापटक जो थी हिमाचल में हुई थी। उसकी वजह से जो अब स्थितियां हैं, आज जो है वो इन सब चीजों पे विराम लग जाएगा। परंतु अब जो है जितना ये कहेंगे कि इसमें 2 फैक्टर बहुत ज्यादा काम कर रहे थे जो हमें लग रहा था, क्योंकि सेंटर में जो है वो केंद्र में जो सरकार बैठी थी वो बीजेपी की थी और हिमाचल में जो सरकार बैठी है वो कांग्रेस की है। तो इसलिए बहुत सा वोटर जो था वो साइलेंट था, और जो आज की डेट में अगर हम बात करें गेम चेंजर अगर कोई बनेगा तो वो साइलेंट वोटर बनेगा। जी ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मंडी में अनुराग बता रहे थे, मंडी सीट को लेकर कंगना रनौत को वहां से टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उस सीट को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी विवादित भी वो सीट रही, कहें तो बयानों को लेकर भी। तो हिमाचल में भी वोटिंग मंडी की सीट पर ठीक ठाक हो रही है, ये अनुराग बता रहे हैं। आगे फाइनल परसेंटेज कितना आएगा ये देखना होगा। एक बार फिर से अपनी चर्चा पर हम लौटते हैं। हिमाचल का जिक्र थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं पराग, क्योंकि हिमाचल की अगर हम बात करें, देखिए चारों सीटों पर इस बार जो है एक कड़ी टक्कर है। पिछली बार जो प्रदर्शन रहा है वो इस बार कड़ी टक्कर में फंसा हुआ है। चाहे हमीरपुर की बात कर लें, देखिए हॉट सीट है ही, जहाँ से अनुराग ठाकुर हैं, मंडी में कंगना रनौत हैं, और इस बार 2 फैक्टर बहुत हावी हैं वहाँ पर। अगर हम बात करें तो जयराम ठाकुर और एक हम कह सकते हैं कि जो विक्रमादित्य की लड़ाई है वो एक बड़ी फाइट है। एक परिवार राजघराना जो है वो अपने आप को किस तरीके से इस्टेब्लिश करता है राजनीति में, एक बड़े पिक्चर में अपने आप को देखता है। लेकिन इस बार उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि आप मंडी का ही जिक्र कर लें तो मंडी में जो कंगना रनौत का फैक्टर है, उनको एक पूरे तरीके से प्रचार प्रसार जो रहा मंडी की सीट पर, कंगना रनौत लगातार वहाँ पर पहुँची और एक इमेज बदलने की कोशिश कहीं ना कहीं हुई। हमने देखा कि एक जो बॉलीवुड क्वीन से एक नेता बनने के साथ साथ, हालांकि वो विवादों में भी रही, विवादों में उनके भाषणों में जो एक हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों पर एक विवाद भी ज़रूर गहराया। लेकिन इस बार हिमाचल की चारों ही सीटों पर बहुत कड़ा मुकाबला है पराग, और बेरोजगारी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है वहाँ पर। एजुकेशन रेट अगर हम देखें हिमाचल की तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके एम्प्लॉयमेंट उस तरीके से नहीं है। तो इस बार जो यूथ है वो एक कह सकते हैं हम कि गुस्से में है कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और हिमाचल का वोटिंग परसेंटाइल भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा रहा है आज के कंपैरिजन में। आज भी अगर हम देखें तो ज्यादा वोट प्रतिशत रहा है। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि क्या एक बदलाव की बयार बीजेपी जिस कॉन्फिडेंस मोड में है, क्या कांग्रेस उस चक्रव्यूह को, 4 सीटें हैं, क्या कांग्रेस उस 4 के किले को कहीं ना कहीं भेद पाती है, देखना होगा। हालांकि कंगना रनौत को लेकर पराग, ये विपक्ष वहां पर कहता है कि वो तो फिल्में भी कहती है कि मैं फिल्में भी और प्रोजेक्ट्स भी छोड़कर आई हूँ तो यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए। हालांकि विपक्ष ये कहता है कि जाइए आप, और वहीं पर आप सूटेबल लगती हैं, वहीं पर आप जचती भी हैं, जाइए आप मूवीज करिए, कहाँ राजनीति में आ गई हैं। सीमा, आऊंगा आपके पास। दीपक जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ हमारे हरियाणा के इस वक्त, दीपक शर्मा। दीपक, आज हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग सीटों पर, अलग अलग प्रदेश की सीटों पर और हरियाणा की सीटों पर भी, चूंकि आप तो ग्राउंड पर लगातार लोगों के संपर्क में भी रहते हैं, नेताओं के संपर्क में आप रहते हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं, तमाम मुद्दों को भी आप समझते हैं। एक एक सीट को आपने अच्छे से जांचा है, परखा है ग्राउंड पर जाकर, और ये समझने की कोशिश की है कि इस सीट का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है, यहाँ का आकलन क्या कुछ कह रहा है। दीपक, कैसे लग रहा है आपको? 10 सीटें हरियाणा की हैं, क्या आपका आकलन है इन 10 सीटों को लेकर? देखिए, बताना चाहिए हालांकि
10 सीटों को लेकर के 4 तारीख को ये मतगणना होनी है, क्योंकि पूरे देश भर में तमाम लोकसभा सीटों को लेकर मतगणना है। लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां भी हैं। तमाम तैयारियों के बीच में, क्योंकि इस वक्त हम बात करें दिल्ली में है, कांग्रेस की बैठक भी चल रही थी यहाँ पर। और अगर बात करें, अभी कांग्रेस की बैठक भी खत्म हुई है। तमाम कांग्रेस के जो नेता है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जो हैं दीपक बाबरिया जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ में अम्बाला से वरुण मुलाना जो हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तमाम लोगों से चर्चा करेंगे, आकलन को सीटों को लेकर के भी बात रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो लगातार, क्योंकि तमाम नेताओं के साथ यहाँ पर चर्चा का जो दौर है वो यहाँ पर जारी है। हम बात कर रहे थे हरियाणा को लेकर के। हालांकि एक बड़ी चुनौती जरूर हरियाणा में इस वक्त अगर बात करें तो चुनाव को लेकर के रही। 10 लोकसभा और 1 विधानसभा, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। अपनी अपनी रणनीति के साथ अपने अपने मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चुनाव मैदान में थे। लगातार बैठकों का दौर चला, उसके बाद प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे। तमाम स्टार प्रचारकों की तरफ इंतजार है मतगणना का। अपने तरफ से उम्मीदवार यहाँ पर उतारे गए। कई जगहों पर बाहरी का मुद्दा चला, लेकिन तमाम बातों के बीच अब रणनीति, अब चर्चा है मतगणना को लेकर के। और मतगणना में मजबूत उम्मीदवार जो है वो, क्योंकि जो उतारे गए थे उनको ऊपर क्या निष्कर्ष निकलता है तमाम पार्टियों का, उसको लेकर के यहाँ पर जो है वो बैठकों का दौर जारी था। किस तरीके से कांग्रेस की रणनीति रहने वाली है उसको लेकर के यहाँ पर अगर बात करें, बैठकों का जो दौर है वो यहाँ पर जारी रहा था। दिन भर लगातार बैठकें थी। दीपक बाबरिया जी भी यहाँ पर हैं। अगर बात करें तो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, अगर उनसे बात करें तो आप अगर बात करें लगातार, हालांकि अभी बैठकों का दौर यहाँ पर लगातार चल रहा है। जहाँ तक हम बात कर रहे थे कांग्रेस को लेकर के, बीजेपी को लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें कि तमाम चर्चाओं का दौर जो है यहाँ पर चल रहा था। यहाँ पर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, दीपक भी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या ग्राउंड की रियलिटी है। चुनाव तो हो चुके हैं हरियाणा में, 25 तारीख को 10 सीटों पर, सभी सीटों पर इंतज़ार 4 जून का रहेगा। लेकिन हकीकत क्या कुछ कह रही है ये। अब हम यूपी की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। कांची, आपके पास में आ रहा हूँ। 62 सीटें यूपी में जीती। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 2 और मिलाकर एनडीए सहयोगी 64 सीटों का गठबंधन हो गया था। 64 सीटें बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास थीं। इस बार इन सीटों को लेकर आपका आकलन क्या है? चूँकि अभी किसानों का जिक्र देखिए सोनल कर रही थी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में। किसानों को साधने के लिए उधर जयंत चौधरी को भी ले आई बीजेपी अपने साथ, एनडीए में जयंत चौधरी भी शामिल हो गए हैं। तो क्या इम्पैक्ट उसका आप देख रही हैं फिर? देखिए पराग, अब मुझे तो बीजेपी की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग लगती है। और बात अगर उत्तर प्रदेश की करें या हरियाणा की करें, और सिर्फ पंजाब के किसान हैं, किसानों का मुद्दा जैसे आपने जिक्र किया, सिर्फ पंजाब के किसान हैं जिसको जो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में और तमाम स्टेट्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बीजेपी की स्थिति किसानों के अगर नज़रों से देखा जाए तो स्ट्रांग ही है। चलिए सीमा, एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूँगा। ये जो चूँकि यूपी वो रास्ता है जहाँ केंद्र के लिए हम जाते हैं, ये कहते हैं ना अक्सर हम, आप भी अपने एंकरिंग में बोलती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं यूपी की सीटें? देखिए, उत्तर प्रदेश खुद में ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और देश की राजनीति में तो उत्तर प्रदेश की कितनी अहम भूमिका है ये किसी को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जिसका राज है, केंद्र में वही बैठेगा, ये आमतौर पर सभी जानते हैं। यूपी सीट को लेकर के बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया 2019 चुनाव का, जहां पर एनडीए ने 64 सीटें जीती थी और यहां पर जो 15 सीटें हैं वो महागठबंधन के पास गई थी, जो सपा बसपा गठबंधन को लेकर के बात। कांग्रेस की स्थिति 2019 पर अगर हम ध्यान दें तो कांग्रेस की स्थिति 2019 में देखें तो सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी मेरठ से। हालांकि बहुत उम्मीद के साथ राहुल गांधी को मौका दिया गया, लेकिन मेरठ सीट पे वो दबदबा राहुल गांधी बनाते हुए नजर नहीं आ पाए। अब बात कर लेते हैं 2024 को लेकर के। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर 2024 की बात करते हैं, बीजेपी ने, जैसा कि सबसे पहले सोनल जी ने बात भी कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना प्रचार ही उस सीट से शुरू किया है जिस सीट को लेकर के उनको थोड़ी सी भी अटकलें थी, थोड़ी सी भी नुकसान की उनको संभावना थी। उसी पर सबसे पहले मजबूती वो दिखाते नजर आए। और इस पूरे 7 चरणों में पराग अगर ध्यान दिया जाए तो 7 चरण में बीजेपी जो है बहुत मजबूती के साथ हर सीट पर उतरती नजर आई। लेकिन इस सीट पर अब मेरठ और रायबरेली की लेकर के इस बार की बात कर ली जाए 2024 में,
कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि रायबरेली इकलौती सीट 2019 में जो जीती, तो अब कांग्रेस ने सोचा मेरठ तो हाथ से गया, अब एक बार रायबरेली पे कोशिश कर लेते हैं, और इस बार राहुल गांधी को मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा घूम फिर की स्थितियां 2019 से मिलती जुलती बनती नजर आ सकती है। चलिए ठीक है, आप लोग बने रहिए, क्योंकि आज यूपी को हम नहीं छोड़ेंगे, हरियाणा पर भी बात हमने की है, हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या हिमाचल या फिर उससे आगे दक्षिण के राज्यों को भी छूने की कोशिश की कि आखिर चूंकि आपस में ये राज्य जुड़े हुए हैं और इन राज्यों में बीजेपी का दबदबा ठीक ठाक रहा है। राजस्थान में भी, एमपी में भी, छत्तीसगढ़ में भी, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए तब भी आपने देखा बीजेपी की स्थिति मजबूत रही थी। यूपी को लेकर तमाम तरीके के दावे सभी दल अपने अपने करते हैं। क्षेत्रीय दलों का दबदबा यूपी के अंदर रहा है। इस बार बीजेपी ने वहाँ पर विधानसभा में भी रिपीट किया था और लोकसभा में भी अच्छी खासी सीटें लाई थी। इस बार 80 के आंकड़े को क्या बीजेपी छू पाएगी जो दावा कर रही है, या किसका कितना आंकड़ा रहेगा ये भी देखना होगा। तो ओवरऑल आज एनालिसिस इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गया है। एग्जिट पोल भी कुछ देर बाद हम आपको दिखाना शुरू कर देंगे और 4 जून का इंतजार तो रहेगा जब एग्जैक्ट पोल सबके सामने होंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक। आई लव इट जब भी आप सरप्राइजेस प्लान करते हो। थैंक यू। लेकिन आउटडोर पता है ना कितनी गर्मी है। That's what I needed right now. जापानीज हवा का एहसास तोमाशी थार कूलर के साथ। तोमाशी, a Japanese innovation. अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे।